साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम छायावाद के प्रमुख और विशिष्ट कवि सुमित्रानंद पंत और उनका प्रकृति प्रेम पर चर्चा करेंगे। साथियों, वैसे छायावाद युग प्रेम और सौंदर्य का युग है। इस सौंदर्य और प्रेम के युग में जितने भी कवि और कवयित्रियां ने जन्म लिया, अपनी लेखनी चलाई, उन सभी ने इस विशिष्टता को ध्यान रखा। परंतु जब बारी आती है सुमित्रानंद पंत, तो हमारी आंखों के सामने उनका प्रकृति प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाता है। उन्होंने प्रकृति के कोमल, मधुर और प्रभावशाली रूप की झांकी जो प्रस्तुत की है, हमारे हृदय पटल पर इस प्रकार प्रस्फुटित हो जाती है कि एक प्रकार से प्रकृति के वे सभी बिंब उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं जिनका वर्णन सुमित्रानंद पंत ने अपनी रचनाओं में किया है। मित्रों, छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि थे, उनमें पंत जी का विशिष्ट स्थान रहा है। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। इनका जन्म ही पर्वत प्रदेश की रमणीय छटाओं के बीच हुआ। अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जो ये जन्म स्थान है, इनकी जो जन्मभूमि है, ये प्राकृतिक सौंदर्य से चारों ओर से घिरी हुई है। तो जब ऐसे रमणीय, ऐसे सुंदर सौंदर्य से आप्लावित स्थान पर अगर किसी का जन्म हो और जब से होश संभाले ऐसे रमणीय वातावरण में अगर लालन पालन हो, तो क्यों ना मानस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही पंत जी के साथ हुआ। बचपन से ही प्रकृति प्रेम इनके मन में गहराई से बैठा हुआ था। आगे चल करके रचनाओं के माध्यम से वो प्रस्फुटित होकर के हमारे सामने आता है। मित्रों, पंत जी का जीवन भी अनेक विषमताएं लिए हुए हमारे सामने आता है। अल्प आयु में ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। या यूं कहा जा सकता है कि इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। मातृ स्नेह से वंचित पंत जी का बचपन प्राकृतिक छटाओं के बीच में गुजरा और उनका प्रभाव इनके मन पर पड़ा। बचपन से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। परंतु सही मायने में कहा जाए तो 1919 या 1918 कह सकते हैं आप, 18 से इन्होंने
कवि कर्म और साहित्य साधना प्रारंभ कर दिया था। मित्रों, अंग्रेजी और बंगला का इनके जीवन पर, इनके व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और उनके प्रभाव को हम इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से ले सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। धीरे धीरे इन्होंने साहित्य कर्म और कवि कर्म को इतनी प्रबलता के साथ, इतनी प्रौढ़ता के साथ, इतनी गंभीरता के साथ लिया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप इन्हें अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मिलित है। इनकी जो प्रमुख रचना है चिदंबरा। मित्रों, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका जवाब है चिदंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। पंत जी ने कविताएं नहीं, कविताओं के अतिरिक्त काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और आत्मकथाएं भी लिखी। इन विविध क्षेत्रों में इन्होंने बखूबी के साथ अपने लेखन चलाए। हम अगर उनकी रचनाओं का अध्ययन करें तो उनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, योगांत, योगवाणी, ग्राम्य, ग्राम्य के बाद स्वर्णकिरण, उत्तरा, स्वर्णभूमि, रजत शिखर, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चित्रांगदा, चिदंबरा, सत्यकाम, तारापथ, गीतंश आदि रचनाओं को लिया जा सकता है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार पंत जी ने कितनी अधिक मात्रा में बड़ी ही गंभीरता के साथ साहित्य साधना की। अगर हम पंत जी की रचनाओं और उनकी विचारधाराओं के बारे में जानें तो इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सौंदर्य युग की रचनाएं, प्रगति युग की रचनाएं और आध्यात्मिक युग की रचनाएं। उनकी जो सौंदर्य युग की रचनाएं हैं, उन रचनाओं में सुंदर तत्व की प्रधानता, कि जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जिन रचनाओं में सुंदर तत्व है, सौंदर्य भरपूर है, प्रेम का निरूपण है, वे रचनाएं सौंदर्य युग की रचनाएं। प्रगति युग की कविताओं में इन्होंने लोक मंगल की कामना की है, लोक मंगल की स्थापना, लोक मंगल की अभिलाषा ली हुई इस युग में रचनाएं की है। जनसाधारण की वकालत, जिस वर्ग को उपेक्षा का शिकार होने पर उस वर्ग की उन्होंने वकालत की है। आध्यात्मिक युग की रचनाओं में दार्शनिक तत्व और दार्शनिक विचारधाराओं की मात्रा अधिक है। अब ये हमने उनकी रचनाएं और उनके व्यक्तित्व का परिचय पाया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, या सुमित्रानंद पंत की प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषताएं बताई। तो हम इस बिंदु पर
इस महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं मित्रों। पंत का जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, प्रकृति के साथ बचपन से ही संबंध रहा है। और जब किसी इंसान का बचपन से अगर संबंध होता है तो फिर युवावस्था में और प्रौढ़ अवस्था में उत्तरोत्तर विकास की ओर चरम पर पहुंच जाता है। ऐसा ही पंत जी के साथ हुआ। जिस प्रकार अगर हम वेदना और करुणा का नाम लेते हैं तो महादेवी वर्मा और मीरा का नाम हमारी स्मृतियों में स्वतः ही चला आता है। मित्रों, उसी प्रकार प्रकृति को याद करते ही कविवर पंत हमारी नेत्रों के सामने, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कार्य किया। प्रकृति के विविध रूपों की झांकी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने ला दी। और उस रूप को अध्ययन करने पर, उस रूप को जानने पर, उस रूप को पाने पर हमें जो आनंदानुभूति मिलती है, जो प्रकृति के रूपों का ज्ञान मिलता है, प्रकृति के रमणीय छटा की जानकारी मिलती है, इसी कारण हम उन्हें याद करते हैं। कविवर पंत ने कहा है, क्या कहा है कविवर पंत ने कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। देखिए, प्रकृति के प्रति किस प्रकार उनका मोह था कि वो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से प्रकृति से नाता तोड़ना नहीं चाहते। पंत जी का प्रकृति के कोमल रूप की ओर अधिक झुकाव था, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के कोमल रूप के प्रति मेरा मन अधिक रमा है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश को है। एक अन्य स्थान पर इसी तरह पंत जी ने लिखा है। वहां क्या लिखा है? पंत जी ने लिखा है कि प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम मेरे स्वभाव के अभिन्न अंश ही बन गए, जिसने मुझे जीवन के अनेक संकटपूर्ण क्षणों में अमोघ सांत्वना दी। पंत जी के इन दो कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि पंत के लिए प्रकृति लगातार, हमेशा, निरंतर प्रेरणाशाली, प्रेरणादायी बनी रही और वे प्रकृति के सुंदरतम विविध दृश्यों को आत्मसात करते चले और कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते रहे। भावों के माध्यम से तादात्म्य स्थापित करके उसे अभिव्यक्ति देते रहे। पंत ने प्रकृति के विविध रूपों की झांकी प्रस्तुत की है। अगर हम प्रकृति के उद्दीपन रूप की चर्चा करने जाए तो जब प्रकृति का चित्रण भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए किया जाए, भावनाओं को जागृत करने के लिए किया जाए, भावनाओं को पल्लवित करने के लिए किया जाए, भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाए, तो वहां प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। और पंत जी के काव्य में प्रकृति के इस रूप के वर्णन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। विरह काव्य तो बिना इस रूप के चल ही नहीं सकता है। अगर आप देखना चाहे पंत जी के कविताओं को, उनकी रचनाओं को, तो आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सुनिए,
धधकती है जबड़ों से ज्वाल बन गया नीलम व्योम प्रवाल आज सोने का संध्याकाल जल रहा जंतु ग्रहशा विकराल। कितना उद्दीप्त यह प्रकृति का रूप है और इस रूप को पंत जी ने बड़ी ही बखूबी के साथ वर्णित किया। उद्दीपन के अतिरिक्त अगर हम आलम्बन रूप की चर्चा करते हैं तो आलम्बन रूप का वर्णन उस जगह किया जाता है, उस स्थान पर किया जाता है जब प्रकृति में किसी प्रकार की भावना का अध्याहार करके उसका ज्यों का त्यों वर्णन किया जाए तो वह प्रकृति का आलम्बन रूप होता है। पंत के काव्य में इस प्रकार का वर्णन पर्याप्त मिलता है। अगर उनकी रचना हम पर्वत प्रदेश के पावस को लेते हैं तो मित्रों, पर्वत प्रदेश के पावस में प्रकृति के आलम्बन रूप का पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया गया है। गिरि का गौरव गाकर झल झल झल, गिरि का गौरव गाकर झल झल, मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर जलते हैं झाग भरे निर्झर। देखिए किस प्रकार पर प्रकृति के आलम्बन रूप का वर्णन यहाँ पर्वत प्रदेश की पावस कविता में पंत जी ने किया है। अगला रूप लेते अलंकारिक रूप में। इस रूप में प्रकृति का निरूपण अलंकारों के साथ किया जाता है, अलंकारों के स्थान पर किया जाता है, इसीलिए इसे अलंकारिक रूप कहा जाता है। देखिए पंत जी की ये पंक्तियां, मेरा पावस ऋतु जीवन मानसा उमड़ा अपार मन गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। तो इन पंक्तियों में अलंकारों का प्रयोग है, प्रकृति के अलंकारिक रूप का वर्णन किया गया है। अगला आता है पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण। मानवीय भावनाओं को अधिक प्रबल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रकृति के पृष्ठभूमि रूप का प्रयोग किया जाता है और पंत जी ने ऐसा ही किया। अगर उनकी ग्रंथि को ले, उनकी एक तारा कविता को लो, उनकी नौका विहार को लो, तो इन कविताओं में, इन रचनाओं में प्रकृति के इस रूप का वर्णन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। प्रकृति के रहस्यात्मक रूप, प्रकृति के दार्शनिक रूप, प्रकृति के मानवीकरण रूप का भी इन्होंने बखूबी से प्रयास किया है, बखूबी के साथ चित्रण किया है, वर्णन किया। हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम चर्चा करना चाहें तो मानवीकरण का तात्पर्य होता है प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोपण किया जाए, मानवीय भावनाओं का प्रकृति के साथ तादात्म्य में, या यूं कहा जा सकता है प्रकृति को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ना मानवीकरण कहलाता है। छायावाद के सभी कवियों की यह प्रमुख प्रवृत्ति रही है और पंत जी ने तो अपनी रचनाओं में प्रकृति के मानवीकरण रूप का भरपूर प्रयोग किया है। उनकी संध्या कविता को लीजिए, उन्होंने लिखा है, कहां तुम रूप सी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया कवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन। कितनी सरलता के साथ, कितनी प्रभावशाली शैली में मानवीकरण का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रकृति के उपदेशात्मक रूप, उपदेश के लिए प्रकृति का जहां प्रयोग किया जाता है वहां प्रकृति का उपदेशात्मक रूप होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब वर्षा ऋतु का वर्णन किया है
तो इस प्रणाली को अपनाए। क्या कहा गोस्वामी जी तुलसीदास ने, बूंद अगात सए गिरी कैसे, खल के वचन संत सए जैसे। तो छायावाद कवि इससे कैसे अछूते रहते, उन्होंने भी प्रकृति के उपदेशात्मक रूप को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। मित्रों, हमने ये जाने कि किस प्रकार पंत जी ने प्रकृति के विविध रूपों का निरूपण किया है। तो आज इतना ही, बाकी बचे हुए रूपों का हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।